जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। एपिसोड 2। जहान सिकंदर को इसने कभी नहीं देखा था। बस बचपन से उसने अपने और इसके रिश्ते के मुतल्लिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फूफू पाकिस्तान आई और अफराते जज्बात में अपने 8 साल बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह करा दिया। तब 8 साल जहान इनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और इस विजिट के बाद सबीन फुफ्फू भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो इनसे राब्ता कर लेता। राब्ता ना होने के बराबर था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर करता था जहान सिकंदर कभी, तो इसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ नहीं था। इरम वगैरह इसे फेसबुक पर सर्च करते करते थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जहान सिकंदर इनको नहीं मिलता था। शुरू के चंद दिन पुप्पो बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ता ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गया। 3 माह में एक फ़ोन कॉल इनका आ जाता और 3 माह में एक फ़ोन कॉल यहाँ से चला जाता। फिर यूं 6 माह में 2 दफ़ा सही बात तो हो जाती। रस्मी अलैक सलैक, मौसम का हाल अहवाल, सियासत पर बात और अल्लाह हाफिज। इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को जहनी तौर पर जहान से वाबस्ता कर चुका की तस्वीर आज भी इसके पास महफूज थी। 8 साल भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत लड़का जो जिसको इसने कभी अपने रूबरू नहीं देखा था। और शायद तुर्की जाने की सारी ख्वाहिश की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। इस रोज इसे रह रह कर जहान पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी बेरुखी के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बन गया। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो वो तुर्की जाएगी और इनको ज़रूर ढूंढेगी। हया, हया किधर हो? वो लॉबी में आवेज़ा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती हुई आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और वो भी अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी, जो माथे के ऊपर सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका, जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल रहा था। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल उसकी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इनकी आवाज में खुशी की रमक थी। वो चौंक कर इनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फुफू आ गई थी? और इनका मगरूर बेटा भी? किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ इनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सलमान साहब खड़े दिखाई दे रहे थे। इनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था, जिसके शाने पर हाथ रखे वो बात कर रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा संभालती हुई इनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सलमान साहब ने मुस्कुराकर इसे शाने से थामा। अस्सलामुअलैकुम। इसने सर को जुम्बिश देते हुए मध्यम आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन कलर का लहंगा पहन रखा था, कामदार ब्लाउज की आधी से भी छोटी आस्तीन, और इनसे निकलते इसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह खुले कमर पर गिरे थे। टीके के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के मेकअप से दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों इसे सताइश से देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं, और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। इसके दिल पर बोझ सा आ गिरा।
आंखों में बेइख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसने इसे अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां इधर रख आई थी, अब मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं। हाँ हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सलमान साहब ने आहिस्तगी से इसके शाने से हाथ हटा लिए। वो माजरत ख्वाहाना मुस्कुराहट देती हुई गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर इसने बेइख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र इनको पलट कर देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। इसके घर के साथ खाली प्लाट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरों की अलग अलग थी। गेंदे के फूलों और मोतियों की लड़ियों से हर कोना सजा हुआ था। तकरीब सेग्रीगेटेड थी, मर्द अलग औरतें अलग। हाँ, औरतों की तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। मरियम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादी पे तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती हुई इसके पास आई। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ खड़ी एक लड़की कुर्सी पर बैठी खातून से झुक कर मिल रही थी। इसने स्याह अबाया और ऊपर स्टॉल ले रखा था। अजीब बात थी कि इस लड़की ने उंगलियों से नकाब थाम रखा था। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। एलियन? अरे शैला भाभी हैं, ये पूरी दुनिया से अलग इनकी 1.5 इंच की अपनी मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर अबाया और नकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ वाकई अजीब हैं ये भी। इसने शाने अटकाए और डीजे ने गाना सेट कर दिया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पांव दुख गए, खूब तालियां बजीं तो वो हंसते हुए कुर्सियों की तरफ आईं। अस्सलाम वालेकुम शहला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज पर मौजूद थी। इरम ने फौरन सलाम किया, हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से इसने अभी तक स्याह नकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शैला भाभी, नकाब उतार दें। इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर नकाब इसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा, शायद इस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था, इसीलिए। अजीब औरत हैं, इतनी भी क्या बेतबारी? हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे? हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्द ही वहां से उठ गई। अम्मा जाने किधर हैं? किससे पूछें सबीन फुफ्फो आई हैं या नहीं। वो काफी देर इसी शिशुपंज में मुब्तला रही, फिर घर चली आई और टीवी लाउंज में फोन के साथ रखी डायरी उठाई। थकन की वजह से धम से सोफे पर गिरी और सबीन फुफ्फो का नंबर तलाश करने लगी। इसने कभी इनको यूं फोन नहीं किया था, मगर आज दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 5वीं घंटी पर फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज इसकी समात से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। इसने खुश्क लगों पर भारी जुबान फेरी। जवाबन किसी अनजान आदमी ने अनजान जुबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, गड़बड़ाकर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब के वो अंग्रेजी में पूछ रहा था। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज इनको फोन दे दें। वो तो जवाहर गई हैं, कोई मैसेज है तो बता दें। वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जवाहर क्या था, इसे कुछ अंदाजा न था। वो सबीन फुफ्फो ने पाकिस्तान नहीं आना क्या? दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी हैं। शायद वो फोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी। आप कौन? उनका बेटा।
जहान। खटक से फोन रख दिया गया। इसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से क्रैडल पर नीचे पटका। आंसू साफ किए और उठकर बाहर आई तो गेट की तरफ से जफर चिल्लाता हुआ आ रहा था। इसके हाथों में सफेद खुले गुलाबों के बुके थे। वो इसका नाम पुकार रहा था, हया बीबी, हया बीबी, ये कोई आपके लिए पार्सल दे गया है। जफर, ये क्या है? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, एक कुरियर वाले ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक गुलदस्ता देता है। जफर ने गुलदस्ता और एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। ठीक है, तुम जाओ। इसने बुके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से लिफाफा खोलने लगी। हस्बे मामूल इसमें सादा कागज था जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू की सिर्फ एक ही सतर लिखी हुई थी। उस लड़की के नाम, जो कभी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से रोती है। वो सुन रह गई। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से बहुत से लोग आ जा रहे थे। ऐसे में क्या कोई इधर था जो बगौर मुशाहिदा कर रहा था। इसने लिफाफे को पलटा। कुरियर की मोहर 1 रोज कबल की थी। अभी 10 मिनट कबल वो जहान के साथ पहली दफा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। और घंटा भर पहले वलीद से उसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही उससे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफा रोएगी? वो खौफजदा थी खड़ी, बार बार तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा, अंकल तो गए हैं। वो परफ्यूम की बोतल बंद करती मखसूस हारन और गेट खोलने की आवाज पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के पोर्च से अलबत्ता आवाज आ रही थी। अब क्या करे? अब्बा को फोन करें या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो सोच ही रही थी कि गेट पर हारन हुआ। इसने रुक कर देखा। एक स्याह चमकदार एकॉर्ड बाहर आ खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स खासी तेज थीं। इसने बेख्तियार माथे के सामने हाथ का साया बनाकर देखना चाहा। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर उसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो धीमी होती हेडलाइट्स में इनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्राक जो पांव तक आता था और नीचे हम रंग तंग पजामा, गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं? वो इसी अंदाज में लगारी साहब ने ये पूछना चाहा। अंकल, पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से पहले ही चले गए थे। ठहरें, अब्बा दूर नहीं गए होंगे, मैं इन्हें वापस अरे कोई बात नहीं, वापस क्यों बुलाना है? आओ, तुम हमारे साथ ही बैठ जाओ। हाँ बेटा, आओ। मिसेस लगारी ने फौरन दरवाज़ा खोला। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चलें, ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी, मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे थे इसे? हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है, महनाज कह रही थी, और वो हक्का बक्का इनको देख रही थी। क्या मामला इतने आगे बढ़ चुके हैं, या वो इस खुश फहमी का शिकार थे कि अब्बा इनको कभी इनकार नहीं करेंगे? वो इस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। इसी पल अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी उन्हीं के पीछे गई। हया, सुनिए। वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है, मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के मुताल्लिक बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर बात सुन लें तो।
साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कौंदा सा इसके जहन में लपका। मौका अच्छा था, वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो बैठी तो वलीद ने जन से गाड़ी आगे बढ़ाई और आगे चला गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया। ओके, मुझे कुछ बताना है। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फुप्पो के बेटे से बचपन ही में हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा इनसे थोड़ा बदजन हैं और मुझे डिवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें, किसी और की बीवी हूँ, इसीलिए निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया और यकटुक गहरी खामोशी, गहरी नज़रों से इसे देखते हुए वलीद को देखा। ये इसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। खतरे का अलार्म जोर जोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज में बोला। तो वो दरवाजे की तरफ सिमटी। इसका हाथ हैंडल पर रेंग कर गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में। सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इन लम्हों का फायदा उठाओ जो मुयस्सर हैं। वो एकदम उस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रख दिए, मगर इस जोर से हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथ ही में रह गया था। वो बिना पीछे मुड़े और पीछे देगे भागी जा रही थी। गलियां सुनसान थीं, जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार का दिन था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची, मगर ये क्या, गली आगे से बंद थी। डेड एंड। क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में पीछे से किसी ने कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल सी दीवार से लग गई। इसका दुपट्टा तो वहीं गिर गया था। अब बगैर आस्तीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा काट, इसने बेइख्तियार सीने पर बाजू लपेट लिए। मुझे जाने दो। इसकी आवाज घबरा गई। कैसे जाने दूं? फिर तुमने हाथ थोड़ी ही आना है। वो चलते चलते इससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ। प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट लेकर मगर शादी से इनकार करती हो। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके सामने बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। प्लीज, इतने में हिम्मत नहीं थी कि अब वलीद को धक्का देती। श्श, वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मीच ली। तभी इसे जोरदार ज़र्ब की आवाज आई। उसने देखा कि वलीद दर्द से कराह रहा था। इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर गया और पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शोख नारंगी शलवार कमीज में मलबूस, मेकअप से अटा चेहरा, वही उस रोज वाला ख्वाजा सरार डोली। इसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो उसने शायद वलीद के सर पर मारा था। वो साकित खड़ी इसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। उसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके उसे देखे गई। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे से दबोचा, लेकिन इसके मुंह से कराह तक न निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचा। डोली ने एक झटके से इसे आगे से धकेला। गली के आगाज तक जहां से वो आई थी वो उसे ले गया, फिर मुखालिफ सिमत मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। इसने डबडबाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब भींचे तल्ख काटदार आंखों से उसे देख रहा था। दफातन डॉली अपनी गर्दन से
लपेटा हुआ नारंगी दुपट्टा खींचता है और उसकी तरफ उछाल देता है। दुपट्टा उसके सर पर आन ठहरा। डॉली चुभी हुई नजरों से उसे देखता हुआ बोला, बेहया। फिर वो पलट गया। नारंगी दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी, फिर झुककर दुपट्टा उठाया। इसने अच्छे तरीके से खुद को लपेटा ताकि पहचानी न जाए। पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हॉल में जाने की बजाय वो बाथरूम्स की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। अंदर फंक्शन उरूज पे था। वो ऐसी हालत में न थी कि 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सी आखिरी नशिस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डोली के लफ्ज हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रहे थे। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो ये गलती पहली बार हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत खराबी का बहाना बनाकर चली आई थी। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद दिन बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर खत्म होने को था। हवा ठठरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लगी लिस्ट को देख रही थी। एरास्मस मैंडस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां सुबानी यूनिवर्सिटी जा रही थी, हया सुलेमान और खदीजा राना। ये खदीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने यख होते हाथों को आपस में रगड़ती हुई बोली। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ी थी। लॉन्ग शर्ट, ट्राउजर पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफतन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो इसको नाम से तो नहीं जानती थी, लेकिन यूनी में कई बार जरूर देखा था। वो लड़की ख्वामख्वाह इसे बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़ती हुई सोचती हुई बोली। हया ने एक तंजिया निगाह में उसका सर से पांव तक जायजा लिया, फिर जरा रूखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, इसने जैसे बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं खदीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खदीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कहिएगा। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खदीजा राना। इससे पहले भी मैं ख्वामख्वाह बुरी लगी थी, और अब अंदाज़ा हो गया कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। वो जैसे ही घर आई, जफ़र सामने से आ गया, भागता हुआ, हाँफता हुआ, हया बीबी, हया बीबी। बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लाक करती कोफ्त ज़दा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती जी। वो बहुत रो रही हैं। जफ़र ने राजदारी के साथ बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रखाओ। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में साइमा और सोनिया बैठी थी। सामने कई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों इसके साथ उलझी हुई थी। आहट पर सर उठाया। इसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है ताई अम्मा? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुरा कर राहदारी की तरफ बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने डोर नॉब घुमाकर धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। इरम बेड पर अकड़ूं बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर वो आंसू लड़ियों की तरह बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी के अंदाज में आकर बैठी और पूछा। इरम ने सुर्ख आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे ठटका गया। हया, एक बात बताओ। इसका रिंदा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मशकूक है। इसने माहौल का बोझलपन दूर करने के लिए इरम को मुस्कुराती हुई लहजे में कहा। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? क्या हुआ है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं?
हया मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी। इरम, वो शशदर रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी। इरम, क्या बात हुई? हया, बोलो, बताओ, हम क्या ऐसी ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। क्या है ये? इसने उलझन से स्क्रीन को देखा। इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी सवरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर महवे रक्स दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सुनहरी। पूरी छत जैसे इसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की शादी की वीडियो है जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो, वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी भेज दिया है, जिस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो भी हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन में सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रोने लगी। वो साकित सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था, या कोई ख्वाब जिससे वो अब जागना चाहती। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। इसके कानों पर धुआं निकलना शुरू हो गया। नहीं, ये मैं नहीं, नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एकदम पीछे हो रही थी। इसके लब कपकपा रहे थे। इरम इस तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं हया, हम बर्बाद हो गए हैं। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके खानदान वालों तक पहुंच गई तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो बनाई किसने? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। कुछ करो इरम। इसका सत्ता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इसी वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी तो ये सीडी हर जगह मिल जाएगी। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैलती हैं, हम कहाँ कहाँ से हटवाएंगे। खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेबसी से जमीन पर बैठी। अगर बाबा या किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करें? इरम ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था और वो बेबस कमरे में ही पड़ी रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि राहील का फोन आ गया। इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। हेलो, हेलो हया, कैसी हो? राहील की आवाज में गर्म जोशी थी। वो कुछ अंदाजा ना कर पाई। ठीक। तुम तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। इसकी टुकी हुई सांसें बहाल हो गई। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबीन फुप्पू की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी नहीं सोचा। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो। वो जरा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो गई। फोन बंद हुआ तो इरम की तरफ चली आई। यूं मुंह सर लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो पता ना चले। फिर कोई मुश्किल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा नजर आते ही इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब वो कंप्यूटर पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी थी तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान की कोई फैमिली फ्रेंड बमा खानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि रिश्ता तो वो ढके छुपे लफ्जों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूलकर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ आएंगे। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए नीचे बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया।